हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। सो आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज कैपेसिटर? सबसे पहले बात करेंगे कि कैपेसिटर है क्या और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होता है हमारा एक एनर्जी होल्डिंग या आप कह सकते हो चार्ज होल्डिंग डिवाइस होता है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस होता है, या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो बैटरी भी स्टोर करती है, बैटरी को भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, चार्ज कर लेते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर कर लेते हैं एंड देन वो फिर सप्लाई करती रहती है। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो हम कंडेंसर या कैपेसिटर की जगह बैटरी को क्यों नहीं यूज करते? तो देखो, सबसे पहले इसको समझना है कि बैटरी जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है एंड धीरे 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 उसको आपको करंट प्रोवाइड करता है या एनर्जी को प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। बट जो कैपेसिटर है ये क्या करता है? एनर्जी को होल्ड करता है और एट वंस एक ही बार में आपको उसके पास जितना जो कुछ भी है वो एक ही बार में आपको दे देगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको लॉन्ग टाइम तक उसकी एनर्जी को यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा? एनर्जी उसने स्टोर किया, चार्ज हुआ और उसके बाद जैसे ही उसको डिस्चार्ज पाथ मिलेगा वो क्या करेगा? एकदम से सारी एनर्जी को आपको दे देगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज देखो, जैसे आपने सुना होगा कई बार फैन होता है ना, फैन में आपने स्विच ऑन किया लेकिन आपका फैन चला नहीं। ठीक है, अब आप क्या करते हो? उसको थोड़ा सा घुमा देते हो किसी डंडे या स्टिक की हेल्प से। ठीक है, जब आप उसको घुमा देते हो तो वो क्या करता है? फिर वो चलने लग जाता है। अगर फैन खराब होता तो क्या होता? वो चलता ही नहीं घुमाने के बाद भी, लेकिन वो घुमाने के बाद चल जाता है। इसका मतलब क्या है? वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसको जो इनिशियली स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको नहीं मिल रही। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो एनर्जी चाहिए उसको स्टार्ट होने के लिए, वो एनर्जी या वो जो करंट है स्टार्ट होने के लिए जो करंट चाहिए वो एक्चुअल में हाई करंट होती है और इतनी करंट जो हमारी सप्लाई आती है वो सप्लाई दे नहीं पाती। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कोई भी मोटर है तो मोटर को बेसिकली स्टार्ट होने के टाइम हाई करंट चाहिए होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या चाहिए? हाई करंट चाहिए, लगभग 15 एम्पियर के आसपास। अब जो सप्लाई है वो इतनी हाई करंट प्रोवाइड नहीं कर पाती तो क्या होगा? फैन चला नहीं। तो उसमें हम यूज करते हैं हमारा कैपेसिटर या कंडेंसर। ठीक है, अगर कंडेंसर खराब होता है तब ऐसी सिचुएशन आती है कि फैन तो सही है, अगर हम उसको घुमा देते हैं, इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं, देन वो चल जाता है। ठीक है, तो कंडेंसर क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है और स्टार्टिंग के टाइम पे जब उसको हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी को एकदम से ही दे देता है। ठीक है, अब इसने क्या करा? इसके पास जितनी भी एनर्जी थी, इसने जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव कर रखी थी, स्टोर करी, उसने एकदम से दे दी और उसकी वजह से हाई करंट मिली, मोटर स्टार्ट हो गई। मोटर जब स्टार्ट हो गई उसके बाद उसको एक बार स्टार्ट होने के बाद उसको नॉर्मल जो हमारी सप्लाई वाली करंट है उतनी ही करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आराम से स्मूथली चलती रहती है। ठीक है, तो कैपेसिटर या कंडेंसर का जो काम है वो किसी भी मोटर को, किसी भी ऐसे डिवाइस को जो मोटर पे बेस्ड होता है, फैन है, कूलर का फैन है, ठीक है, या वाटर वाला पंप होता है जो मोटर होती है, ठीक है, उसको क्या करता है? स्टार्ट प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग एनर्जी या स्टार्टिंग टॉर्क, टॉर्क की वजह से घूमता है ना, तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या करता है? स्टार्ट मिल जाता है एंड देन फिर वो स्मूथली चलता रहता है। ठीक है, तो कैपेसिटर इज बेसिकली अ चार्ज होल्डिंग और एनर्जी होल्डिंग डिवाइस विच डिलीवर्स इट एट वंस। एक ही बार में जितनी भी एनर्जी होती है उसको वो डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैपेसिटर की। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड द चार्ज। कोई भी कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस इज द
एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड द चार्ज। तो देखो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। अभी हम कैपेसिटर की बात बाद में करेंगे कि इसका क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम बात करते हैं पहले कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंडक्टर है उसके पास, उसको जब हम चार्ज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस है सपोज आर, ठीक। इसको हमने क्या करा, चार्ज दिया, तो क्या होगा, चार्ज इसकी यहाँ सरफेस पे आ जाएगा। सपोज मैंने क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अब क्यू चार्ज देने की वजह से इसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस को, कि यहाँ पे जो ये चार्ज होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना चार्ज उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। तो Q प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर आता है CV। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो C को हम डिवाइड करें तो हम कैसे, डिफाइन करें C को, कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V, मीन्स पर यूनिट वोल्ट पर कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, Q के, यानी कि पर यूनिट पोटेंशियल पर 1 वोल्ट पर वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। यानी कि कम से कम पोटेंशियल होने पर भी वो कितना ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा कोई भी कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर, मतलब उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या है, पर यूनिट वोल्ट पर यूनिट पोटेंशियल के लिए कितना चार्ज वो होल्ड करेगा, कितना चार्ज उसके पास होगा, वही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। तो अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि आप उतना ही पोटेंशियल रहे, पोटेंशियल ना बढ़े, लेकिन चार्ज होल्ड जो कर रहा है वो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए, यानी कि वो यूनिट पोटेंशियल पर ही ज्यादा चार्ज उस पर आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि भाई उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैसे डिफाइन होगी, it is defined as the amount of charge hold by the conductor या on the conductor per unit potential, पर यूनिट पोटेंशियल पर कितना चार्ज उसके पास होगा, that is known as capacitance of that conductor, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस होता है it is the ratio of charge to electric potential, चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो होता है, बट it does not depend on charge and electric potential। किस पे डिपेंड करता है, शेप पे और साइज पे, सराउंडिंग के मीडियम पे, ठीक है। तो चलो जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined as charge on the conductor per unit potential, ठीक है। पर यूनिट पोटेंशियल पर कितना उसके पास चार्ज है वो कैसे डिफाइन होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब जरा मैं यूनिट की बात करूं, इसकी SI यूनिट की, तो जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस
इज फैरेड। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है? फैरेड। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसके अलावा और छोटी स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं, क्योंकि फैरेड जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। अभी हम आगे देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठीक है, इसका भी हम रीजन देखेंगे। तो स्मॉलर यूनिट जो होती है, आप मिली फैरेड यूज करते हो जनरली, 10⁻³ फैरेड, एंड माइक्रो फैरेड हम यूज करते हैं 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या बात करी? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड होती है, और कुछ छोटी हम यूनिट्स भी यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, अब देखो C इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V। Q इज चार्ज, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। तो Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ऐसे मैं लिख दूं इसको, I इंटू टी अपॉन V। वोल्ट क्या था? पोटेंशियल, पोटेंशियल था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, अब देखो इसकी I की हो गई एम्पियर, टाइम की हो गई T अपॉन वर्क डन। वर्क डन की क्या होती है? ml2 t-2, और अपॉन चार्ज फिर से ऊपर पहुंच जाएगा 80। ठीक है, तो ये आपकी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m-1 l-2 t। देखो -2 ये है और ऊपर +2 है, ये वाला ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो T4A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक, इसके अलावा हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? फर्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, और सेकेंड, सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो ये सब क्या है? बिल्कुल आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, यूनिट होती है फैरेड, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, एंड कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द सराउंडिंग मीडियम। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। अगर हमने एक आइसोलेटेड एक स्फीयर ले लिया, अकेला कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये चेक करना है। ठीक है, तो चलो ये नोट करने के बाद हेडिंग बनाइए, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, चलो ये मेरे पास एक कंडक्टर ले लिया मैंने, स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी रेडियस है r, और इसको हमने चार्ज दे दिया सपोज +Q चार्ज। ठीक, अब इस +Q चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल V हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q/r, ऐसा ही होता है पोटेंशियल, पढ़ा था हमने। ठीक है, नाउ अब कैपेसिटेंस की बात करूं तो अभी डिफाइन किया, कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4πε0 Q/r।
Q से Q कट गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, तो एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा कंडक्टर देखना है, मुझे ये निकालना है कि अगर किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस अगर 1 फैरेड हो तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। मतलब मुझे अगर 1 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए, 1 फैरेड कैपेसिटेंस का कंडक्टर चाहिए, तो उसकी कितनी रेडियस लूं मैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो रेडियस क्या होगी, R इज इक्वल टू C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैंने कहा भाई इफ C इज इक्वल टू 1 फैरेड, मुझे 1 फैरेड बनाना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ठीक, अब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी रेडियस हो गई। अर्थ की रेडियस है 6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और ये है 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर। मतलब अर्थ की रेडियस का भी करीब 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 1500 टाइम्स। क्या ऐसा कैपेसिटर या ऐसा कंडक्टर पॉसिबल है? नहीं। तो इसीलिए यहां से हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं कि पहली चीज तो ये जो कंक्लूजन निकलता है कि 1 फैरेड जो है ना वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको कभी कैपेसिटर मिलेंगे तो वो माइक्रो फैरेड में, पिको फैरेड में मिलेंगे, फैरेड में नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली फैरेड 1 फैरेड बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। तो पहली कंक्लूजन यहाँ से आता है कि 1 फैरेड इज वेरी बिग क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। दूसरी चीज कि अगर हम कोई आइसोलेटेड कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर से कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल रेडियस ले लूं, मीटर्स में ले लूं, मीटर भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बल्कि हो जाएगा, तो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस आएगी वो बहुत ज्यादा छोटी आएगी। ठीक है, तो यानी कि लार्ज कैपेसिटेंस का अगर कैपेसिटर बनाना है तो आप आइसोलेटेड कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्ज कैपेसिटेंस। लार्ज कैपेसिटेंस के लिए आप क्यों नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंगल कंडक्टर जो होता है उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो ये जो हमने किया इससे हमें क्या कंक्लूजन मिले? पहला कंक्लूजन, 1 फैरेड इज वेरी बिग क्वांटिटी। ठीक है, 1 फैरेड जो है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। दूसरी चीज, इट इज impossible to make large capacitance with single conductor। सिंगल कंडक्टर से बड़े कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, अर्थ की रेडियस से 1500 गुना। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आती हैं। तो भाई बात अब क्या हुआ, अब इतनी देर से हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस होता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि भाई कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ही छोटा है। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, हमेशा 2 कंडक्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिंगल कंडक्टर से कैपेसिटर नहीं बनाया जाता। किससे बनाया जाता है? 2 कंडक्टर। अगर आपने कई तरीके के कैपेसिटर होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें हम 2 पैरेलल प्लेट लेते हैं, मेटालिक प्लेट। सिलिंड्रिकल है जो हमने घर में फैन वगैरह में देखते हैं ना, सिलेंडर होता है, तो उसमें 2 कुछ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होते हैं। स्फेरिकल है तो उसमें 2 स्फीयर होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई क्या होता है, 2 लगाने से क्या फायदा होता है। ठीक है, ये अभी जब हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसे मिस बिल्कुल भी मत करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो हम देखेंगे
कि दो कंडक्टर यूज करने से क्या फायदा होता है, कैसी कैपेसिटेंस बढ़ती है। लेकिन अभी हमें समझ में आ गया कि भाई सिंगल अगर कंडक्टर है तो उससे हम लार्ज कैपेसिटेंस का कैपेसिटर नहीं बना सकते। एक चीज और होती है जो कि अब मैं यहाँ आपको बता दूं, एक प्रॉब्लम जो और है सिंगल कैपेसिटर के साथ, कि देखो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, इस तरीके से होगा अप टू इनफाइनाइट, है ना, ऐसा ही तो हमने पढ़ा है। तो जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड नहीं है, कहाँ तक जा रही है, ऐसे फैली हुई है चारों तरफ। जबकि अगर आपको एक कंडेंसर यूज करना है, ठीक है, आपको एक डिवाइस बनाना है, तो उस छोटे से डिवाइस में ही सारी एनर्जी, एक पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी कन्फाइन होनी चाहिए, तभी वो दे पाएगा सर्किट को। लेकिन जब हम सिंगल कंडक्टर लेते हैं तो एनर्जी कन्फाइन नहीं होती। तो एक रीजन ये भी है कि हम सिंगल कंडक्टर को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहली चीज तो उससे लार्ज कैपेसिटेंस नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज, एनर्जी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर रीजन, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, यूनिट फैरेड। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस है वो हमारा चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। और सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 8 identical spherical drops each carrying a charge 1 nanocoulomb are at a potential of 900 volt each। 8 ड्रॉप्स जिसपे हर एक पे चार्ज है 1 नैनोकूलम्ब और पोटेंशियल है 900 वोल्ट, वो कंबाइन हो जाती हैं, ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है लार्ज वाली ड्रॉप का। तो आपको एक चीज पता है, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। ठीक है, 8 इंटू स्पेरिकल है तो 4/3 पाई, स्मॉल आर मान लिया मैंने छोटी वाली का, और उसका हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, 8r³ इज इक्वल टू कैपिटल R³ एंड r इज इक्वल टू 2r, ये मुझे मिल गया। ठीक, क्लियर है। नाउ अब अगर हम इसकी बात करें छोटी वाली की, तो छोटी वाली का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये अभी आपने देखा है। ठीक है, एंड बड़ी वाली का सी डैश मान लेते हैं, ये क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू 2r। ठीक, नाउ Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा, C डैश V डैश, V डैश मुझे फाइंड करना है। ठीक है, V डैश इज इक्वल टू Q डैश। अच्छा देखो, चार्ज कंजर्व रहता है, हर एक के पास 1 नैनोकूलम्ब है, तो 8 ड्रॉप्स के पास कितना होगा, 8 इंटू 1 नैनोकूलम्ब, यानी कि V डैश हो गया Q डैश बाई C डैश। ठीक, Q डैश क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 नैनोकूलम्ब बाय C डैश। C डैश क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, या C और C है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इसको आप 2 इंटू C लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू C, और C मैं निकाल लूँ, Q इज इक्वल टू CV, तो C क्या होगा, Q कितना है 1 पे, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और V है आपका 900। ठीक है, तो C डैश की वैल्यू हम रख सकते हैं 2 इंटू C, और C की वैल्यू कितनी हो गई, 10 टू पावर माइनस 9 अपॉन 900। ठीक है, ये कैंसिल, 2 4 जा 8, एंड V डैश इज इक्वल टू हो गया 3600 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने पढ़ा कैपेसिटेंस के बारे में, और हमने पढ़ लिया कि भाई सिंगल आइसोलेटेड जो कंडक्टर होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं लार्ज कैपेसिटर बनाने के लिए, एंड एक छोटा सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि भाई दो जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उससे क्या फायदा हो रहा है। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो आप उस लेक्चर को बिल्कुल भी मत करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।